एग्जाम्पल 3 छोड़ रहा हूँ, सीधा एग्जाम्पल नंबर 5 पर आ रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में है the first term of a GP with real terms is 1 if the sum of its first term of a GP is 1. विद रियल टर्म्स का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी इमेजिनरी वाला टर्म नहीं है। अब पता नहीं आपने भी कॉम्प्लेक्स नंबर करा होगा या नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये होता है कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव टर्म आ जाती है, जैसे अंडर रूट -1, तो इसको हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा इज कॉल्ड एन इमेजिनरी टर्म। तो ये इमेजिनरी टर्म है। तो इन्होंने बस यही समझाने की कोशिश करी है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी विद रियल टर्म्स, जीपी विद रियल टर्म्स मतलब जो जीपी है उसमें सारे रियल टर्म्स हैं, कोई इमेजिनरी टर्म नहीं है। तो द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी विद रियल टर्म्स इज 1 इफ द सम ऑफ इट्स थर्ड एंड फिफ्थ टर्म्स इज 90 गिवन sum of its third term and fifth term a3 plus a5, अगर ये 90 दे रखा है कॉमन if the sum of its third and fifth terms is 90, तो फोटो पूरी आई। उसमें क्या लिखा है कॉमन? फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। ठीक है, कॉमन रेशियो निकालना है। तो ये तो 1 दे रखा है, अब a3 प्लस a5 इज इक्वल टू 90। तो वही a3 क्या हो जाएगा, a r की पावर 2, a5 क्या हो जाएगा, a r की पावर 4 इज इक्वल टू 90। यहाँ से a r स्क्वायर ले लो कॉमन, तो इधर क्या बचेगा 1 और फिर a आपने ले लिया कॉमन, r की पावर 4 में से r स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा r स्क्वायर इज इक्वल टू 90। a कितना है 1 और r हमें निकालना है, तो r स्क्वायर इंटू 1 प्लस r स्क्वायर इंटू 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 90। तो अब क्या करिए भाई, एक्सपैंड ही कर सकते हैं। r स्क्वायर इंटू 1 ये हो गया r की पावर 4 इज इक्वल टू 90। लेट r स्क्वायर इज इक्वल टू x, r स्क्वायर को x मान लो, तो r स्क्वायर क्या हो गया x और r की पावर 4 क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 90। ये समझ में आ गया। r की पावर 4 को मैं क्या बोल सकता हूँ, r की पावर 4 क्या हो जाएगा r की पावर 2 r स्क्वायर का स्क्वायर और r स्क्वायर को मैंने x मान लिया तो x का स्क्वायर हो गया ना ये, इसलिए r की पावर 4 को मैंने x का स्क्वायर ले लिया। x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 90। अब क्या करो 90 को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लो, तो 90 सीधा बहुत आसान है इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग 10 और 9, तो 10 9 का 90 होता है और 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इनमें से पहले और दूसरे टर्म में से मैंने x को ले लिया, तो यहाँ बचा x प्लस 10 और इन दोनों में से मैंने माइनस 9 ले लिया, माइनस 9 यहाँ पर तो बचेगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x प्लस 10 ले लिया एक तरफ तो कॉमन और एक तरफ ले लिया x माइनस 9। x प्लस 10 इधर से लिया कॉमन तो x बचा, इधर से x प्लस 10 लिया तो इधर बचा माइनस 9। अच्छा तो अब देखिएगा x प्लस 10 इज इक्वल
टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -10 और यहाँ से x की वैल्यू 9 आ गई। और हमने x को क्या लिया था r², तो इसका मतलब r² की वैल्यू -10 और इधर से r² की वैल्यू आ गई 9। तो r² की वैल्यू -10, ये तो पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर मैं ये बोलूँ कि वो जो जीपी में जो टर्म्स हैं उनमें इमेजिनरी टर्म्स नहीं है, तो इमेजिनरी टर्म्स का स्क्वायर जैसे √-1, इसको हम आई बोल देते हैं, आई फॉर आयोटा। तो इस अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो √-1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा i²। तो इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर तो नेगेटिव आ सकता है, लेकिन रियल टर्म का, किसी रियल टर्म का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इसको ड्रॉप कर दिया। r² इज इक्वल टू 9, इस r² इज इक्वल टू 9 मतलब r की वैल्यू हो गई ±3। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 5। उसके बाद आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। हाँ जी बोलिए। सर अगर आत्मा को भी प्रॉब्लम ना हो तो मतलब प्लीज एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 19 से करिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 18 तक आपने कर लिया, मैं 19 से करवा देता हूँ स्टार्ट। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चलिए देखिए, बल्कि ये तो ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स करके ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है, डायरेक्ट क्वेश्चन कम नंबर के आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो ज़्यादा नंबर की आती है। तो जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी ईयर। लास्ट में ये वाला क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 5। यस सर। ठीक है, चलिए तो जो एक्सरसाइज है, अच्छा तुम्हारी बुक में भी 24 क्वेश्चंस दे रखे हैं एक्सरसाइज 6.4 में? यस सर। ठीक है, तो मेरी वाली पुरानी है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी ईयर इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी ईयर। कल्चर क्या होता है कि इन अ सर्टेन कल्चर, जब हम कभी टेस्ट कराने जाते हैं ना, कोई ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, तो ब्लड टेस्ट जो है उसमें वो बोलते हैं कि रूटीन ब्लड टेस्ट करवाना है या कल्चर करवाना है। तो ऐसे यूरिन टेस्ट करवाते हैं तो उसमें भी बोलते हैं कि यूरिन टेस्ट जो आपका रूटीन वाला टेस्ट कराना है या कल्चर करवाना है। तो कल्चर टेस्ट जो है, कल्चर टेस्ट में ये चेक करा जाता है कि किसी भी, अगर आप यूरिन का टेस्ट करा रहे हो या ब्लड का टेस्ट करा रहे हो, तो उसमें ये देखा जाता है कि आपके जो ब्लड है, ब्लड में बैक्टीरिया कितने हैं। बैक्टीरिया अगर एक पर्टिकुलर लिमिट तक है तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बैक्टीरिया अगर बढ़ गए हैं तो फिर आपको डॉक्टर बता देता है कि भाई वायरल इन्फेक्शन हो गया है। उस वायरल इन्फेक्शन का मतलब ये होता है, वायरल इज डिराइव्ड फ्रॉम वायरस, कि किसी तरीके का कोई वायरस आ गया यानी कि कोई बैक्टीरिया आ गया। तो ऐसे जब ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें जब कल्चर होता है तो कल्चर का मतलब ये है, उस कल्चर को रख कर देखा जाता है कि थोड़ी देर में कितने बैक्टीरिया हैं, 1 घंटे बाद चेक करते हैं, फिर 1 घंटे बाद चेक करते हैं। तो इन्होंने बोला कि कोई एक सैंपल है, ब्लड का सैंपल है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी ईयर। हर घंटे पर वो जो है दुगना हो जाता है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया दुगने हो जाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, उन्होंने बोला इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली। ओरिजिनली का मतलब हमारी पहली टर्म जो है, फर्स्ट टर्म तो हो गई 30 के, शुरुआत में 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट थे उस ब्लड सैंपल में, उसी को कल्चर बोल देते हैं। और फिर 1 घंटे बाद क्या होता है, ये हो गया ओरिजिनली। A2 क्या हो गया 1 घंटे बाद। तो जैसे ही 1 घंटा बीता, 1 घंटा बीतते ही जैसे ही सेकंड आवर शुरू हुआ, तो शुरू होते ही कल्चर कितने हो गए इसके अंदर बैक्टीरिया 60। यहाँ लिखे आफ्टर 1 आवर। A3 का मतलब क्या है कि 2 घंटे बीत चुके हैं। 2 घंटे बीतते ही जैसे ही तीसरा घंटा शुरू हुआ, तो तीसरा घंटा जैसे शुरू हुआ तो
तो फिर वो डबल हो गया, डबल अब किसका डबल होगा, ये 60 है ना, अब 60 का डबल होगा। ऐसा नहीं है कि 30 का ही बार बार डबल होता रहेगा, नहीं, अब 60 का डबल होगा। तो 2 इंटू 60 ये कितना हो गया 120। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, आफ्टर 2 आवर्स। अब क्या बोल रहे हैं ये, if there were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour? तो भाई आफ्टर 2 आवर्स एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर तो ये हो गया ना E3 यानी कि थर्ड टर्म। तो लिखिएगा एट द एंड ऑफ 2 आवर्स मीन्स थर्ड टर्म। मेरी बात समझ में आ गई आपको कि नहीं, बताओ। यस सर। ओके, और A3 कैसे निकलेगा, AR स्क्वायर, और भाई A क्या है, ये जो फर्स्ट टर्म होती है A1, इसी को तो A बोल देते हैं। तो ये कितना है 30, और R कितना है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो वो है कि एक ऐसा कॉमन नंबर जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो क्या है 2, डबल्स एवरी R, तो कॉमन रेशियो हो गया 2। तो 30 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 30 इज 120। हमने वैसे भी देखा था 2 120 आएगा। तो वो बोल रहे हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फिर बोल रहे हैं फोर्थ आवर यानी कि चौथे घंटे के बाद, एट द एंड ऑफ 4 आवर्स। एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर, तो फोर्थ आवर जब एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर था तो थर्ड टर्म निकाली, एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर है तो भाई फिफ्थ टर्म निकालेंगे। ये फाइन AR की पावर 4, A कितना है 30, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 है 16, 16 3 जा 48, 480। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं nth आवर, तो एट द एंड ऑफ nth आवर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, फोर्थ आवर था तो 4 में 1 ऐड हो गया 5, फिफ्थ टर्म। एट द एंड ऑफ 2 आवर्स था, एट द एंड ऑफ 2 आवर्स था तो क्या हो गया E3 हो गया, मतलब 2 में 1 ऐड हो गया, तो एट द एंड ऑफ nth आवर है तो an प्लस 1 का मतलब A R की पावर n प्लस 1 माइनस 1, एक कम, एक वैल्यू कम। ठीक है, जैसे AR की पावर, जैसे A5 था तो AR की पावर 5 माइनस 1, मैं सीधा लिख रहा हूँ AR की पावर 4, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर n प्लस 1 है तो इसका मतलब AR की पावर n प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, A कितना है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, तो हमने n+1 को लिया, n प्लस 1 क्यों लिया, आप ये देखो एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, तो उसमें हम क्या ले रहे हैं 2 प्लस 1 यानी कि थर्ड टर्म A3। एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर तो मैं ले रहा हूँ 4 प्लस 1 यानी कि फिफ्थ टर्म। तो एट द एंड ऑफ nth आवर तो मैं क्या लूँगा n प्लस 1, समझ गए होंगे शायद। ओके ठीक है, तो 30 इंटू आर कितना है 2, तो 30 इंटू 2 की पावर n, ये इसका आंसर। बताइए जी, क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। में है the lengths of the sides of a triangle form a GP if the perimeter of the triangle is 37 centimeter and the shortest side is of length 9 centimeter, find the lengths of the other two sides। तो lengths of the sides of a triangle form a GP, तो इन्होंने ये बता दिया कि lengths of the sides of a triangle। चलिए हमने ये ट्राइंगल ले लिया A B C, तो A B C तो कितनी साइड्स हो गई, 3 साइड्स हो गई ना, और वो बोल रहे हैं कि वो GP बना रहा है। तो मेरे पास फाइनाइटली मेरे को ये पता है कि अब मेरे पास 3 टर्म्स हैं, यानी कि 3 लेंथ्स हैं, उसकी ट्राइंगल की 3 लेंथ्स हैं। तो जब मेरे पास 3 टर्म्स होती हैं तो 3 टर्म्स होती हैं तो मैं उन 3 टर्म्स को क्या मानता हूँ, A/R, A और AR ये मानते हैं। तो लेट द लेंथ
this triangle, let the lengths of the three sides of this triangle be, पहला हो गया AB, AB को क्या मानोगे A अपॉन R, दूसरा हो गया BC, BC को क्या मानोगे E, ठीक है, और तीसरा हो गया CA, CA को क्या मानोगे AR, ठीक है। जब तीन टर्म्स लेनी होती हैं तो यही लेते हैं, तो कॉमन रेशियो इसमें R हो जाता है। चार टर्म्स में कॉमन रेशियो 2R होता है, वो याद रखने वाला है। चलिए जी, इसके बाद वो बोल रहे हैं इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 37 सेंटीमीटर गिवन, पेरीमीटर 37 सेंटीमीटर, पेरीमीटर क्या है A अपॉन R प्लस A प्लस AR इज इक्वल टू 37, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर वो बोल रहे हैं एंड द शॉर्टेस्ट साइड इज ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर, शॉर्टेस्ट साइड कितनी है भाई, सबसे छोटी साइड तो यही है ना A अपॉन R, सॉरी, तो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर, A अपॉन R इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो A की वैल्यू क्या हो गई 9R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, A की वैल्यू 9R, put this value from equation 2 in equation 2 की जो वैल्यू है, जो A की वैल्यू आई है, उसको आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। कैसे डालोगे, इधर भी A है, इधर भी A है, इधर भी A है, तो A को तो ले लो पहले कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपॉन R प्लस 1 प्लस R, इज इक्वल टू 37। अब ये जो A है, A की वैल्यू क्या है 9R, यहाँ पर लिखो 9R, ठीक है। अब 1 अपॉन R 1 प्लस R, अब इनका आप एलसीएम ले लो तो 1, ये R इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा R इस R में मल्टीप्लाई हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू 37, इस R से ये R कैंसिल आउट हो गया, तो 9 1 9 प्लस 9R प्लस 9R स्क्वायर इज इक्वल टू 37, सब कुछ अब 37 को इधर लेकर आओ, 9R स्क्वायर प्लस 9R प्लस 9 माइनस 37 इज इक्वल टू 0। अब 37 में से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, 9R स्क्वायर प्लस 9R माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बता दो भाई, दोनों बच्चे बता दो, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी, तो 9 को माइनस 28 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस 28 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 × 72, 7 कैरी, 9 × 18 और 7 20, माइनस का 252 आ गया। अब बीच में प्लस का 9 चाहिए, मतलब इसको कुछ ऐसा स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो प्लस 9 के बराबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन आ जाए माइनस 252 पे। क्यों? क्योंकि हम आर स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं जब भी मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो जरा अब इसको किस तरीके से करेंगे आप, 252 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक उस प्राइम नंबर से डिवाइड होना बंद ना हो जाए। तो जैसे 2 से ही कर रहे हैं, तो 126, अब मुझे पता है कि ये जो है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं करना, पहले छोटे प्राइम नंबर से करते हैं। तो अभी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जब तक 2 से डिवाइड होना बंद ना हो जाए तब तक अगला प्राइम नंबर यानी कि 3 ट्राई नहीं करते। तो 2 6 12, 2 3 6 63। अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से करिए, 3 2 6, 3 1 3, फिर से 3 से, 3 7 20, फिर 7 से 7 अगला प्राइम नंबर, 5 से तो नहीं होगा तो 7,
अच्छा जी, अब इसका सब्ट्रैक्शन चाहिए मुझे प्लस के 9 के बराबर, तो 7 3 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, और 21 माइनस 12 करूँगा तो प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर 9r² प्लस 21r माइनस 12r माइनस 28 इज इक्वल टू 0। कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। तो ऐसे ही तुक्का लग गया, पहली बार ही कॉम्बिनेशन बनाया, 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, तो पहली बार में ही 21 माइनस 12 हो गया, तो हमारा सही मिल गया, मेरे को 9r मिल गया। ठीक, अब जरा देखिए 9r² और 21r, तो 9 और 21 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। तो मैंने 3 और r कॉमन ले लिया, तो 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर 3 आ गया, r² से r निकाल रहा हूँ तो r बचा, प्लस 7 माइनस, अब इन दोनों में से क्या कॉमन लूँ कि पहला टर्म 3r आ जाए, दूसरा अपने आप सही आ जाएगा, तो -4 ले लो कॉमन, बस 4 3 ज़ा 12 होता है ना, और माइनस ले लीजिए ताकि प्लस बन जाए, तो 3r प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो 3r प्लस 7 इधर भी, 3r प्लस 7 इधर भी, कॉमन ले लीजिए 3r प्लस 7। 3r प्लस 7 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा 3r, और इधर बचेगा -4 इज इक्वल टू 0। अब 3r प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और 3r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई -7/3, और यहाँ से r की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है, -7/3 तो काट दूँ, ये तो नहीं हो सकती। रीज़न क्या है कि भाई हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं लेंथ ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की लेंथ ले रहे हैं, तो अगर मान लीजिए मैं a/r करूँगा, तो अगर मान लीजिए मैं a/r करूँगा तो a कितना आ गया 9 × -7/3। समझ जाइएगा कि पहली टर्म है a/r, पहली टर्म a/r है, तो a कितना है 9r, और a की वैल्यू 9r है। अच्छा छोड़ो ना, पहली टर्म तो हमको सीधे सीधे 9 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और दूसरी टर्म जो है वो हमको निकालनी है, तो a कितना हो जाएगा 9r, दूसरी टर्म है a, तो 9r, तो 9 × -7/3 करूँगा ना, तो हमारे पास ये आ जाएगा -21 सेंटीमीटर। और कभी पॉसिबल होता ही नहीं कि ट्रायंगल में या किसी भी फिगर में कोई लेंथ जो है वो नेगेटिव आना है, तो इसलिए इसको तो ड्रॉप कर दीजिए, इसको ले लीजिए। हम ये कहेंगे साइड AB, यहाँ पर लिख देना लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसको छोड़ दिया हमने, ड्रॉप कर दिया। अब जो साइड AB है उसको क्या लिया था a/r, और वो दे ही रखा है हमको, पहले से ही दे रखा है 9 सेंटीमीटर, तो साइड AB इज a/r मतलब 9 सेंटीमीटर। BC क्या है a, BC है a, तो a कितना आया था 9r, तो 9 × 4/3, 3 × 3, 3 × 9, 3 4 12 सेंटीमीटर। फिर CA कितना है AR, ठीक है, A कितना आया, A आ गया 12, और R कितना है 4/3, 3 4 12, 4 4 16 सेंटीमीटर। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। ओके, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। An insect population is growing in such a way that each generation is 2.5 times as large as the previous one. If there are 1000 insects in the first generation, how many are there in the fifth generation? ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। An insect population is growing in such a way that each generation is 2.5 as large as the previous one. ठीक है, तो हर जनरेशन इतनी ज़्यादा हो रही है कि अगर मान लीजिए मच्छर है, तो मच्छर की एक जनरेशन में अगर मान लीजिए 100 मच्छर है, किसी एक लोकेलिटी में 100 मच्छर है, तो उनके बच्चे कितने हो जाएंगे 100 का 2.5 टाइम्स, यानी कि 2500 मच्छर हो गए।
और उनकी अगली जनरेशन वो कितनी हो जाएगी, वो 2500 का 2.5 टाइम्स, ये हो गया। मच्छर की लाइफ ही 6 दिन की होती है, ये इंसेक्ट की बात कर रहे हैं। तो उनकी फर्स्ट जनरेशन 5th जनरेशन आने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा, मतलब ये डेंगू वाले मौसम की बात हो रही है। चलिए जी, तो देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 21। An insect population is growing in such a way that each generation is 2.5 times as large as the previous one. If there are 10,000 insects in the first generation, तो फर्स्ट जनरेशन में कितने इंसेक्ट्स हैं, उसको हमने A1 बोल दिया, हमारी फर्स्ट टर्म हो गई 10,000। ऐसे ही सेकंड जनरेशन कैसे निकालेंगे, 2.5 इंटू 10,000 है ना, पॉइंट गया नीचे 10 आ गया, 0 से 0 कट गया 25,000। तो कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं हाउ मेनी आर देयर इन द 5th जनरेशन। 5th जनरेशन में बताओ भाई कितने होंगे, तो सीधी सीधी बात है, फर्स्ट जनरेशन मतलब A1, सेकंड जनरेशन मतलब A2, 5th जनरेशन मतलब A5 पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हियर it is a GP, it is a GP where A is equal to 10,000 and common ratio is equal to 2.5. तो number of insects in 5th जनरेशन मतलब A5 क्या हो जाएगा, A R की पावर 4, A कितना 10,000 इंटू R की पावर 4, 2.5 की पावर 4। अब इसको कैसे करेंगे, 10,000 इंटू 2.5 की पावर 4 को क्या लिखेंगे, 25 अपॉन 10 की पावर 4। इससे क्या होगा, ये है 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है। और अपॉन 10 की पावर 4 मतलब 1 के आगे 4 0 लगा दो, तो ये पूरा का पूरा कट गया, तो ये रह गया 25 की पावर 4। देखना आंसर क्या दे रखा है, सॉल्व अच्छा देखता हूँ 21 में। अच्छा इन्होंने कर रखा है इसको सॉल्व, 390625, तो 25 625 इंटू 625 करोगे तो 390625 ही आएगा। छोड़ दूँ उसको, यस सर, ठीक है ना, 625 इंटू 625 390625 आ गया। अगला देखिएगा 22, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज 114 मिलियन एट प्रेजेंट। If the population is growing at the rate of 10% per year, then what will be the population of the country in 5 years? अरे ये मिलियन में कितने जीरो होते हैं, कितना होता है, शायद 10 लाख का 1 मिलियन होता है ना। यस सर, देख लो एक बार, वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार, मैं देख लेता हूँ, मेरे पर मुझे मालूम नहीं है मिलियन में कितने जीरो होते हैं, शायद 10 लाख होता है, कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ 10 लाख, ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज 114 मिलियन एट प्रेजेंट। 114 मिलियन, इसको लिखेंगे कैसे, 114 इंटू 10 लाख, ठीक है।
तो ये हो गया। अब इसमें कैसे होगा? 114 के आगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो एक कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है? If the population is growing at the rate of 10% per year, then what will be the population of the country in 5 years? In 5 years, 5 साल में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? तो ये है फर्स्ट टर्म। और कॉमन रेशियो कितना दे रखा है? कॉमन रेशियो हमें दे रखा है। अच्छा, अगर कोई ये बोलता है कि ये एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये वैसे भी मतलब डे टू डे लाइफ में भी काम आएगी। अगर कोई बोलता है कि पेट्रोल के प्राइस पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 20% बढ़ गए, है ना, तो वो अगर पूछें कि पिछले साल पेट्रोल 50 रुपये, चलो 70 रुपये लीटर मिलता था, तो इस साल कितना मिलने लगा, तो आप ये कहेंगे 20% इंक्रीमेंट हो गया। तो कैसे निकालते हैं? इसका एक ना शॉर्टकट तरीका होता है। हम ये कहते हैं जैसे पहले 70 रुपये था, अब वो 20% इंक्रीज़ हो गया, तो आप क्या करेंगे? 70 प्लस 20% ऑफ 70। सब 20% बढ़ गया ना, तो किसका 20% बढ़ा? 70 का। और बढ़ गया तो फिर अब करंट प्राइस कितना हो गया? भाई पुराने वाले प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई है, जो इंक्रीमेंट हुआ है, उसको ऐड भी तो करो। अब 70 प्लस 20/100 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन इंटू 70। ठीक है, 70 इधर भी है, 70 इधर भी है, कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया। 1 प्लस 20/100, 20/100 कितना हो गया? 70 इंटू 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये गया तो 1.2 आ गया। क्या करा जाता है, हमेशा याद रखिएगा कि जो भी ओरिजिनल प्राइस था इतना था ना 70, और परसेंटेज कितना इंक्रीज़ हुआ? 20% इंक्रीज़ हुआ। तो आपको 70 में सीधा सीधा 20% है ना, तो परसेंट का मतलब क्या होता है? 20/100। 20/100 मतलब 0.20, उसमें 1 और ऐड कर दो, मतलब आप 1.20 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो तो आपके पास करंट प्राइस आ जाएगा। अब वही कहानी यहाँ पर है कि वो कह रहे हैं कि एक कंट्री है, उस कंट्री की पॉपुलेशन हर साल 10% बढ़ जाती है। हर साल 10% बढ़ जाती है, तो बढ़कर कितनी हो जाती है? बढ़कर कितनी हो जाती है वो आप कैसे निकालेंगे? आप क्या करोगे? 114, ये जो पूरा है 140 मिलियन, इसमें 1.10 मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। जैसे पेट्रोल का प्राइस 20% बढ़ा, तो बढ़कर कितना हो गया? तो आपने उसको 1.20, अच्छा वो मैंने करके दिखा दिया आपको कि 1.20 आएगा इसमें। 1.20 आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मल्टीप्लाई जो चीज़ बार बार होती है उसको तो कॉमन रेशो बोलते हैं। तो कॉमन रेशो यहाँ पर 1.10, ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब ये तो हो गया A1 यानी कि फर्स्ट टर्म मतलब शुरुआत में इतना था। अब सुनना जरा ध्यान से, वो बोल रहे हैं देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन 5 ईयर्स। 5 ईयर्स, ये जो A1 है ये करंट पॉपुलेशन है उसकी, ये करंट पॉपुलेशन है आज की। तो एक साल बाद जो पॉपुलेशन होगी उसको क्या बोलेंगे? A2, नेक्स्ट टर्म पॉपुलेशन की मिटा रहा हूँ। पॉपुलेशन इन 1 ईयर का मतलब क्या है कि पूरे एक साल में पॉपुलेशन बढ़ी। तो जब पूरा एक साल बीत जाएगा, तभी तो मैं बताऊंगा कि भाई ये पूरा एक साल बीत गया, अब काउंट कर लो कि अब पॉपुलेशन कितनी है। तो उसको मैं क्या बोलूँगा? जो करंटली थी, जो मतलब मैंने आज पॉपुलेशन अगर बताई, तो आज जो भी तारीख है, मान लीजिए 15 सितंबर है, तो 15 सितंबर 2022 को जो पॉपुलेशन थी, अब मैं 15 सितंबर 2023 को अगर काउंट करूँगा, तो आज की पॉपुलेशन तो मेरे लिए फर्स्ट टर्म हो गया,
और एक पूरे एक साल में पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, तो वो मेरे लिए हो गया सेकंड टर्म। ठीक है, तो पॉपुलेशन इन 1 ईयर, एक साल में कितनी हो गई पॉपुलेशन, तो वो A2 है। समझ गए, अब कुछ भी आएगी वो। सिमिलरली पॉपुलेशन इन 5 ईयर्स, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। वो पूछ रहे हैं पॉपुलेशन बताओ 5 ईयर्स में, तो भाई वो A5 नहीं होगा, वो A6 होगा। समझ गए कि नहीं? यस सर। ये हो गया AR की पावर 5। अब A कितना है, 1 1 4 1 2 3 4 5 6 और R की पावर 5 यानी कि 1.10 की पावर 5। अब 1 1 4 1 2 3 4 5 6 2। अब ये पॉइंट के आगे ये जीरो लगाने का कोई मतलब तो होता नहीं है, लगाना चाहो लगा लो। 1.1 है, 1.1 का मतलब क्या हो गया, 11/10, 11 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 5 मतलब 1 के आगे 5 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 जीरो काट दो और इसको पूरे को काट दो। अब आंसर देख लो, 11 की पावर 5 कैलकुलेट करा है क्या इन्होंने, 22 यार कैलकुलेट करा है, इनको परेशान कर रहे हैं। चलो ठीक है, नहीं करो इसको कैलकुलेट। 11 की पावर 5 1140 इंटू 11 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 2 इंटू 11, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। 1140, 11 की पावर 2 कितनी हो गई 121, 11 की पावर 2 हो गई 121 और ये 11। ठीक है, 121 इंटू 121 करो जरा। अच्छा, ऐसे बड़े क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में भी है, तो एनसीईआरटी में पूरा पूरा सॉल्व करके नहीं दे रखा, पावर में ही दे रखा है आंसर। तो वैसे टीचर एक्सपेक्ट नहीं करते कि बड़ी कैलकुलेशन आप करेंगे। चलो कर लो, 1 1 1 1 2 2 1 4 6 1 2 4 हाँ रुको तो सही, 1 2 + 2 4 हो गया, 1 + 4 5 + 1 6, इसको 11 से कर दो, 11 1 जा 11, 11 4 का 44, 4 करी 11 6 का 66 और 4 70 7 करी 11 2 54 और 7 51 5 करी 11 2 11 और 16 16104 16104 बना लिया इस पूरे का। अब इसको 114 से तो करना मल्टीप्लाई, इसको करो 114 से। चलिए करते हैं, 11 4 4 4 16 11 4 4 6 11 4 2 करी 11 फिर 1 2 0 1 6 1 2 6 + 1 7 1 + 4 5 + 1 6 4 + 4 8 4 + 1 5 6 + 6 1 13 11 1 + 1 + 6 8 1835 8674। हाँ, और इनका तो 166 कितना है, 166.91 मिलियन। हमारा तो ज़्यादा आ रहा है भाई। यस सर। एट प्रेजेंट पॉपुलेशन 140 मिलियन दे रखी है, तो पॉपुलेशन इज नहीं, क्या तो हमने A6 में डाला, एक बार हम A5 में करके देखें तो अगर A5 में डालेंगे ना तो गलत होगा, हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि वो बोल रहे हैं तो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स, इन 5 ईयर्स में अगर कोई पूछता है आपसे कि एक साल में पॉपुलेशन कितनी हो गई, तो आप उस पूरे करंट ईयर की पॉपुलेशन बताओगे तो वो बढ़कर आएगी ना, वो सेकंड ईयर का आएगा। अब ये 5th ईयर का मेरे हिसाब से तो ये 6 ही आएगा, ये 6 निकालना है। एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स ऐसा अगला है, फाइंड हाउ मच मनी शी शुड हैव इन द अकाउंट 6 ईयर्स आफ्टर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मेरे हिसाब से तो A6 ही है, बाकी A5 करके देख लेना एक बार, ठीक है।
अब अगले जो 2 क्वेश्चन है ट्राई करना जरा 23 और 24 हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं करा दूँगा। ठीक है, ओके सर। चलिए जी ट्राई कर लेना, अगले 2 क्वेश्चन जरूर करना, अटको तो बताना मेरे को। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आपके सिलेबस में बाइनोमियल थ्योरम है? तो अगर मैं मतलब तो मेरे अभी हाफ क्रेडिट नहीं आ रहा है। प्रोबेबिलिटी डिफरेंशिएशन बाइनोमियल नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, चलो मुझे ना व्हाट्सएप कर देना, आसमा और सुहानी दोनों व्हाट्सएप कर देना कि जो भी आने वाला टेस्ट है, जैसे अभी तुम्हारा सुहानी 7 अक्टूबर को है, तो तुम उसका सिलेबस मेरे को व्हाट्सएप कर देना, क्या हो गया है और क्या रह गया है, तो मेरे पास सेव रहेगा वो। और आसमा तुम एग्ज़ाम दे रही हो कि 26 को एग्ज़ाम है तुम्हारा? नहीं सर नहीं, मैं एग्जाम नहीं दे रही। चलो तो ठीक है, फिर सुहानी तुम ही भेज देना, हम उस हिसाब से कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके।